तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर। आज से डिप्टी जेलर के भी एग्जाम स्टार्ट हो गए मेरे भाई, ठीक है। तो 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, इसमें आपको वो सारे 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा हमारे पास में भेजे गए हैं। इवन मैथ के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और आज बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है और कुछ इंग्लिश में परिवर्तन देखने को मिला है, कुछ मैथ में भी देखने को मिला है। तो वो क्या परिवर्तन है वो भी आपको बताएंगे, पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और अस्पताल सहायक की जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सकें। आइए शुरुआत करते हैं जीके जीएस एमपी जीके से। आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां पर हुई थी? जो पहली टुकड़ी की स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो ये आपका सही आंसर नीमच हो जाएगा। नीमच में पहली बार 1939 में मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। शुरुआत में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहते थे, ठीक है। शुरुआत में इसका यही नाम था। कभी कभी इसका पुराना नाम भी पूछ लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है ना कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ये किसका पुराना नाम है। तो सीआरपीएफ का पुराना नाम यह हुआ करता था। आज़ादी के बाद भैया 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद में इसका नाम बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। यानी कि अब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया है और सेंट्रल की ये जॉब होती है, बढ़िया जॉब होती है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते ही हैं, आप लोगों ने देखा भी है, सभी एग्जाम एनालिसिस में हम आपको विथ प्रूफ दिखाते हैं कि हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभी जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है या तैयारी तो हुई है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो लोग अभी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपनी तैयारी में और मजबूती दे सकते हैं और नंबर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके नंबर 65 प्लस हो जाएंगे तो भी आप आराम से सेफ जोन में आ जाएंगे। और अगर आप ये नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, पीडीएफ प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं हमने, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से 70 के आसपास पहुंच जाएंगे। स्क्रीनशॉट लगाना भूल गए नहीं तो एक भाई के 78 नंबर आए थे और उन्होंने पूरी सारी बातें बताई कि सर आपके पीडीएफ से हमें कितना फ़ायदा हुआ, कैसे कैसे क्या कहाँ से आया, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कितने दिन पहले ये नोट्स लिए थे, ठीक है। तो आप आराम से आप भी नंबर अच्छे लेकर के आ सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? तो ये पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी जो हमने करा रखी है और लगभग 500 से 1000 करंट अफेयर करा रखे हैं लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 1 साल के। उस सारे के सारे करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत हम लगभग 3000 के आसपास एमसीक्यू करवा चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप 500 के अंतर्गत हम 3 सब्जेक्ट यानी कि जीके जीएस एमपी जीके हिंदी और साइंस, इन सब के 500 प्रश्न करा चुके हैं। वो सब भी आपको मात्र और मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ और कल जो हमने 9 जून को हमने जो 4 तारीख से अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सब एक साथ कंपाइल करके हमने एक पीडीएफ बनाई है, वो भी हम आपको इसी नोट्स ग्रुप में दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बात समझ में आ गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आप जानते हैं, समय बहुत कम बचा है। 24 जून से इसके एग्जाम है। अभी पोस्टपोन की कोई खबर नहीं आ रही है तो 24 जून से ही होगा एग्जैक्ट डेट पर, ठीक है। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी आप ये कंप्लीट नोट्स मात्र 149 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो सभी कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और लगभग 850 के आसपास हम एमसीक्यू करवा चुके हैं टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत। वो सब कुछ आपको मात्र और मात्र 149 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। कैसे प्राप्त करेंगे? वही प्रक्रिया है। ये क्यूआर पर आपको 149 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत, या फिर जब एग्जाम एनालिसिस चलता रहता है ना तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको जो है ये कंप्लीट नोट्स भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नोट्स प्राप्त करके अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेंगे, एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक जो है आपको हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा। आराम से आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पांडव जलप्रपात पूछा गया था, पांडव जलप्रपात कहां पर है? तो ये आपको पन्ना में देखने को मिल जाएगा पांडव जलप्रपात। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो पांडव जलप्रपात जिसे हम पांडव फॉल्स कहते हैं,
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। ठीक है, तो पहली बात ये कहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। यह खूबसूरत झरना खजुराहो से लगभग 35 किलोमीटर और पन्ना शहर से 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, क्योंकि आजकल वाटरफॉल्स बहुत पूछे जा रहे हैं। एक काम करेंगे, हम 10 मिनट की एक वाटरफॉल्स की वीडियो बना देंगे, है ना, क्योंकि वाटरफॉल और मंदिर इन दोनों को एक साथ मिला करके 50-50 प्रश्न करके 100 प्रश्नों की एक वीडियो बना देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अगर ऊंचाई और स्रोत की बात करते हैं तो यह झरना लगभग 30 मीटर यानी 98 फीट ऊंचा है और यह केन नदी की सहायक नदी के द्वारा निर्मित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञात काल के कुछ समय यहाँ पर प्राचीन गुफाओं में जो है बिताए थे, इसलिए इसे पांडव फॉल्स कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है? खजुराहो ये तो शामिल है, सांची शामिल है, भीमबेटका भी शामिल है, तो कौन शामिल नहीं है? ग्वालियर। ग्वालियर को खजुराहो की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए देख लेते हैं किसको और कब कब शामिल किया है। तो मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में ग्वालियर शामिल नहीं है, हालांकि इसका किला जो है यूनेस्को की अस्थायी टेंटेटिव सूची में शामिल है। ठीक है, अभी शामिल नहीं किया है, टेंटेटिव सूची में केवल नाम डाला है। बाकी बात करते हैं, खजुराहो को 1986 में जोड़ा गया था। ठीक है, सांची को 1989 में जोड़ा गया था और भीमबेटका को 2003 में जोड़ा गया था। ये तीनों आपको याद रखना है। बाकी एमपीजीके की जो आपके आगे एग्जाम आने वाले हैं ना पीईटी का, उसके लिए एमपीजीके और बाकी हिंदी की बहुत बढ़िया हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इंतजार करना, आपको पीईटी के लिए एकदम सबसे अलग नोट्स मिलेंगे। अगला, अनुच्छेद 51F शायद पूछा गया था या फिर ये पूछा गया था कि भाई अनुच्छेद 51 जो है मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान की किस भाग में दिया है। तो हम आपको पूरा बता देते हैं अनुच्छेद 51 किस भाग में दिया है और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और कौन कौन से प्रश्न अभी तक कौन कौन से पार्ट से पूछे गए हैं, वो सब आपको हम बता दे रहे हैं। इसको छोड़ देना है ना, ये ऑप्शन इसमें गलत प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको पूरा बता देते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी भाषा मतलब कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो ये जो भारतीय संविधान का भाग 4A है, इसे हम भाग 4 का कहते हैं। मौलिक कर्तव्य इसी में आपको देखने को मिलेंगे। इसका अनुच्छेद कहाँ से है, तो 51 का एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कौन कौन से हैं अभी हम देख लेते हैं। ए से लेकर के के तक दिए गए हैं। ठीक है, नंबरिंग ध्यान रखना। इन्हें 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पहली बात तो इसको जोड़ा कब गया, तो 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। फिर इसमें एक परिवर्तन किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों में एक जो है अलग से मतलब कि सब आर्टिकल जो है वो जोड़ा गया था। चलिए देख लेते हैं, सभी 11 मौलिक कर्तव्य देख लेंगे। जो ए है 51A का ए, उसमें क्या बताया, तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं मेरे भाई, हर सब आर्टिकल से पूछ ले रहे हैं। आज शायद एफ पूछा था, इससे पहले के पूछा था, हम कह रहे हैं आज आपको पूरा ही बता देते हैं। उसके बाद अगर हम 51A का बी देखते हैं तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। 51A के सी में क्या है, तो भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना। 51A के डी में क्या है, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। 51A के ई में क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता समान भातृभाव की भावना का निर्माण करना, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये आपको आर्टिकल 51A के ई में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 51A के एफ में क्या है, तो यार शायद एफ ही पूछा गया, ऐसा एक भाई ने लिख करके भेजा था। तो हमारी मिली जुली जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, इसका महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। 51A के जी में क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, रक्षा करना, उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाना। उसके बाद 51A के एच में क्या है, 51A के एच में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये बहुत पूछा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 51A के आई में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और उसे हिंसा से दूर रखना। 51A के जे में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहे। और आखिरी है 51A का के, जो अभी 2 बार पूछा जा चुका है आपके इसी जेल पहरी के एग्जाम में। तो माता पिता का संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 2002, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 2-3 स्टार्स पे लगा लीजिए, आपके आगामी शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भाई बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट आया क्योंकि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास में आ जाएं। कुछ लोग बहुत लेट प्रश्न भेजते हैं। आप लोगों से निवेदन है, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें इसी नंबर 7052547003 पर क्वेश्चंस जरूर भेज दिया कीजिए। आज आप इंतजार कर रहे हैं, कल कोई और भाई आपका इंतजार कर रहा होगा, है ना। तो हर कोई इंतजार करता है एग्जाम एनालिसिस का, तो आप लोग जरूर भेजा करो।
तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में की थी। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य के मुख्य बिंदु देखिए, स्थापना 3 अगस्त 1347, राजधानी गुलबर्गा। ये ध्यान रखना, राजधानी बहुत पूछते हैं। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था हसन गंगू ने। या दक्षिण भारत का दक्कन का पहला स्वतंत्र इस्लामी राज्य था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। 2025 के बाल राष्ट्रीय पुरस्कार में जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पुरस्कार प्रदान किए बालकों को? तो कुल 20 पुरस्कार यहां पर प्रदान किए गए हैं। 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 20 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 20 असाधारण बच्चों को यह सम्मान उनकी बहादुरी, कला संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल जगत में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया गया। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव जी प्रथम जैन तीर्थंकर थे। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, आंसर इसका ऋषभदेव हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनके बारे में कुछ बिंदु देख लीजिए। जन्म स्थान उनका कहाँ पर? अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। किसका? ऋषभदेव का, जो पहले तीर्थंकर हैं। अन्य नाम देखिए, उन्हें आदिनाथ, वृषभ और पूर्वदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह बहुत पूछते हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। ठीक है, क्या है? बैल है, जिसे हम वृषभ कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना। तो ऐसे याद रखना, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है, बस ऐसे याद रखना। औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट से प्रश्न आज पूछा गया था। अच्छा, क्रेडिट क्या होता है? तो देखो, जैसे कि हम लोग हैं, गांव की बात करते हैं, गांव के लोग जो हैं, ये अगर उधार लेंगे तो कहाँ जाएंगे? या तो बैंक के पास जाएंगे या फिर सेठ साहूकार के पास में जाते हैं। तो अगर आप बैंक के पास जा रहे हो तो आप औपचारिक रूप से जा रहे हो, यानी कि फॉर्मल रूप से जा रहे हो। फॉर्मल का मतलब क्या है? वहां पर कागजी कार्रवाई होगी। ठीक है, आधार कार्ड जमा करो, ये करो, वो करो, केसीसी लेकर आओ, तब आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका औपचारिक हो जाता है, यानी फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल की बात क्या होता है? तो इनफॉर्मल मतलब होता है जो अनौपचारिक हो। अनौपचारिक मतलब किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, कोई कागज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। सीधे सेठ जी के पास में, सेठ जी को, सेठ जी हमें आज जो है 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप दे दो, जो ब्याज आपका लग रहा हो वो बता दो। तो सेठ जी तुमको ब्याज बढ़िया से बता देंगे और तुम लेकर के चले आओगे। तो इसी को हम औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट कहते हैं। आज यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो देख लो। औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक क्रेडिट ऋण अर्थव्यवस्था में उधार लेने और देने के प्रमुख स्रोत हैं। इनके नियम, ब्याज दरें और सुरक्षा मानक एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? बता दिया, क्योंकि एक तो सेठ साहूकार से लेते हैं और एक बैंकों से लेते हैं। तो जो बैंकों से लेंगे उस पर कम ऋण लगेगा, सारी औपचारिक चीजें रहेंगी, यानी कि आपको सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा और आपको जो है ऋण आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा आसानी से सेठ जी से मिल जाता है। ठीक है, थोड़ी सी विनती की, सेठ साहूकार ने दे दिया। अब ये है कि ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो गांव का आदमी ये कागजी कार्रवाई से बचना चाहता है, तो वो सीधे सेठ जी के पास में जाता है, ब्याज देता है और जो है पैसा ले लेता है। अगला, सत्रिय नृत्य की विशेषताएं आज पूछी गई थी, तो देख लेते हैं सत्रिय कहाँ का नृत्य है। तो पहली बात तो सत्रिय असम का एक प्रमुख नृत्य है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव, साथ यही पूछा गया था। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो भाई वो भेज नहीं पाए हैं। ठीक है, तो वो आप भेज देना अगर कोई देख रहा हो तो। शंकरदेव द्वारा स्थापित यह नृत्य भगवान विष्णु के प्रति, यही पूछा था कि किसके लिए है, तो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति, नव वैष्णव धर्म के प्रचार का एक सशक्तिय माध्यम है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य से 2 शब्द जुड़े हैं, एक तो माटी अखाड़ा और दूसरा अकीय नाट। ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों जो है सत्रिय नृत्य से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा आज आंसर यहाँ पर लिखने में इनसे गलती हो गई है, इसको हम एडिट करके जो है ग्रुप में डालेंगे। प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा वो किस महाद्वीप से संबंधित है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्तरी अमेरिका और यूरोप से संबंधित है। अच्छा, कैसे संबंधित है सर वो बता दीजिए, तो आइए बता देते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम मूल रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप से संबंधित है। उत्पत्ति की बात करते हैं, कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका से दक्षिण पूर्व हिस्से से उत्पन्न होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी तटों के साथ साथ में बहती है। प्रवाह बात करें, आगे चलकर अटलांटिक महासागर को पार करती है और पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ती है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। विशेषता, यह एक शक्तिशाली गर्म महासागरीय जलधारा है जो इस क्षेत्र की जलवायु को सामान्य से काफी गर्म रखती है। अगला, ये गणेश उत्सव पुराना वाला है। ठीक है, तो आज क्या है ना, हम जैसे ही आए हैं गोवर्धन से मतलब अधिक मास चल रहा है ना, तो हम आपको पता है मथुरा गए थे, तो मथुरा से भी मुश्किल से 1 घंटा हुआ, 1 घंटा पहले आए। हमने इनसे बोल रखा था महोदय से कि जल्दी जल्दी PDF कंप्लीट करना, हमको तुरंत रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, तो इस चक्कर में जल्दबाजी में उन्होंने कुछ क्वेश्चन पिछले वाले छोड़ दिए, कुछ आंसर नहीं चेंज कर पाए हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब हम इसको PDF ग्रुप में डालेंगे तो इसको एडिट करके डालेंगे। ठीक है, चलो साइंस की ओर चलते हैं। साइंस में है साइंस में पहला प्रश्न था, शक्कर से मिश्री बनाते समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। देखिए, शक्कर चीनी से मिश्री बनाने के लिए मुख्य रूप से क्रिस्टलीकरण
की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में शक्कर को पानी में घोल करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है और फिर उसे ठंडा करके क्रिस्टल यानी जो मिश्री होती है, मिश्री के रूप में तोड़ लेते हैं। देखो मिश्री कैसे एकदम छोटी-छोटी बारीक-बारीक सी होती है ऐसे, ठीक है ना? शक्कर से थोड़ी मोटी होती है और क्रिस्टल के आकार की होती है, ठीक है? तो इस तरह से क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है मिश्री को बनाते हैं। अगला, जुड़वे बच्चे के जन्म में निषेचन कैसे होता है? यह प्रश्न आज पूछा गया था। एग्जैक्ट इसकी ये वाली परिभाषा दे करके पूछा था कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा कैसा होगा? तो बच्चा जुड़वा होगा। कैसा होता है? आइए देखते हैं। जुड़वा बच्चों का निषेचन दो मुख्य तरीके से होता है। पहला, या तो एक निषेचित अंडा जाइगोट बंट करके दो भ्रूण में बढ़ जाएगा, यानी कि एक जो अंडा है निषेचित हो गया है, अब ये जाकर के जैसे ही गर्भाशय चिपकेगा तो दो भ्रूण में डिवाइड हो जाएगा। या तो ऐसे जुड़वा बच्चे का जन्म होगा, या फिर क्या होगा, या महिला के अंडाशय से दो अलग अलग अंडे निकलते हैं, दो अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं, ठीक है? तो दो अंडे मान लीजिए यहाँ से निकले और यहाँ से दो शुक्राणु आए और दोनों शुक्राणु जो है अलग अलग अंडों से निषेचित होगा एक साथ में, तो जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है। और ये दोनों कंडीशन होती हैं। इन दो कंडीशन के अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है? तो यही देकर के आपसे पूछा था, अगर ऐसा होता है तो कैसा बच्चा होगा? तो जुड़वा बच्चा होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था लोहे का जंग, आपको बहुत बार बताया और टॉप 500 वाली जो हमारी एमपी जीके है उससे ये सीधे सीधे प्रश्न आया है। लोहे के जंग से बचने के लिए इसका उत्तम तरीका क्या है? तो लोहे को गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? आइए बताते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने का सबसे उत्तम तरीका है गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। इसमें लोहे पर जिंक की एक परत, पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है और लंबे समय तक जंग से सुरक्षित रहता है। सर हमको एक एग्जांपल बता दीजिए। तो जैसे कि आप अभी हम जैसे गोवर्धन से आ रहे हैं ना, तो हमने पुल क्रॉस किया, तो चंबल का जो पुल क्रॉस किया तो चंबल के पुल पर जो इस तरह का पुल बना हुआ था ना, तो उस पर जो सिल्वर कलर की कोटिंग हुई थी, ये सिल्वर कलर की कोटिंग जो होती है इसी को हम गैल्वेनाइजेशन या फिर यसद लेपन कहते हैं और ये सिल्वर कलर की होती है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। या तो आप पेंट या प्राइमर लगा सकते हो। लोहे के दरवाजे, खिड़कियां और ग्रिल पर जंग-रोधी प्राइमर और बढ़िया क्वालिटी का पेंट लगाने से हवा और पानी का संपर्क टूट जाता है। बेसिकली इसका आंसर आपका गैल्वेनाइजेशन ही हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन सबसे अच्छी प्रक्रिया है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला है प्याज को धीरे-धीरे पकाने पर वो मीठा क्यों लगने लगता है? तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि पूरा आपको बताते हैं। प्याज को धीरे-धीरे पकाने पर मीठा लगने लगता है। इसका मुख्य कारण कैरेमलाइजेशन होता है। धीमी आंच पर पकने से प्याज के प्राकृतिक जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो स्टार्च होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसी सरल शर्कराओं में टूट जाते हैं, जिससे मिठास उभर करके सामने आने लगती है। इस वजह से जो शक्कर है वो आपको प्याज जो है वो मीठा लगने लगता है कुछ देर पकाने के बाद में। अगला, मानव जो रक्त है इसका दाब पूछा गया था। इसका दाब क्या होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर से प्रश्न आया था। तो 120 और 80 होता है। 120 कैसे होता है और 80 कैसे होता है, वो दोनों आपको बताते हैं। यह एक सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तचाप की बात करेंगे तो 120 और 80 mmHg होता है, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। रक्तचाप की इस माप को दो संख्याएं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहली है सिस्टोलिक दाब, यानी कि ऊपरी संख्या 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? 120 से जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता जाएगा और फिर समस्या हो जाएगी। तो यह तब होता है जब हृदय धड़कता है और धमनियों में रक्त पंप करता है। बहुत ज़्यादा रक्त पंप करेगा तो भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डायस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक मतलब निचली संख्या, यानी कि 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो यह वह दबाव होता है जब धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है और रक्त को भरता है, ठीक है? तो इस दो प्रक्रिया के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर काम करता है। बैरोमीटर का पूछा गया, बैरोमीटर से हम किसको मापते हैं? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इससे मौसम के पूर्वानुमान का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे बैरोमीटर में अचानक गिरावट जो है तूफान और बारिश का संकेत देती है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं एग्जैक्ट ऐसे कि बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ रही तो क्या होगा? तो तूफान और बारिश आने की संभावना रहती है। चलिए हिंदी के देख लेते हैं, हिंदी में क्या पूछा गया आज। तो देखो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो मुहावरे के दो प्रश्न आज हिंदी में आए। नया टॉपिक जुड़ा है, मुहावरा अभी तक नहीं पूछा गया था। एक शिफ्ट में लोकोक्ति जरूर पूछी थी। इसके बाद इनमें से कौन सा बहुवचन है? हवा, छाया, चारपाई, इनमें से एक बहुवचन पूछा गया था। कर्म कारक का एक प्रश्न पूछा था, विलोम शब्द आया था, मात्रिक छंद पूछा गया था, स्वर संधि और अयादि संधि, ये दोनों संधियां आज पूछी गई हैं, ठीक है? इसके बाद बेटे का पर्यायवाची दिया गया था 3, मतलब 4 पर्यायवाची दिए गए थे, उनमें से 3 जो है बेटे का पर्यायवाची था और एक अलग था, वही अलग वाला आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है? एक शब्द पूछा गया भाई मुहावरा जो है वो किस भाषा का शब्द है? हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण दे करके पूछा था, कौन सा भूतकाल है? उसमें हेतु हेतु मत भूतकाल था, ठीक है? अयादि संधि और द्वंद्व समास पूछा गया है। गणित में बात कर लेते हैं, देखिए गणित में क्या परिवर्तन है। तो देखो गणित की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका अर्थमेटिक आ रहा है वो अर्थमेटिक थोड़ा सा डीपली पूछ रहे हैं अब, यानी कि एसएससी सीजीएल वाला जो अर्थमेटिक होता है उस तरह का कुछ पूछा जा रहा है। लेकिन जरा सा आप पढ़ लोगे दिमाग लगा करके तो आप अच्छे से कर जाओगे। और प्रश्नों की संख्या कम आ रही, 12 से 15 प्रश्न ही मैथ के आ रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अगली 80 किलोमीटर जो बची हुई दूरी है
किस गति से तय करें कि उसकी जो टोटल स्पीड है यानी कि एवरेज स्पीड जो है वो 36 हो जाए। ठीक है, उसके बाद में 7 प्लस √84 का वर्गमूल निकालने के लिए आपसे पूछा गया था। अगला, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में रोहित रॉबिन से 2 घंटे ज़्यादा समय लगाता है। अगर रोहित अपनी स्पीड को दोगुनी कर दे तो वो रॉबिन से 1 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा। तो रॉबिन की गति आपसे पूछी गई थी। उसके बाद में बाकी वही है, बर्ड वॉच से 2 प्रश्न है, वर्क एंड टाइम से 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न थे, 1 प्रश्न एज से पूछा गया था, 2 प्रश्न औसत से, अनुपात समानुपात के। आज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है। ठीक है, और मिश्रण और एसआईसीआई से एक एक प्रश्न पूछा गया था। इंग्लिश की बात करते हैं तो मेरे भाई इंग्लिश में सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से कोई प्रश्न नहीं आया है। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये बड़ा परिवर्तन है। अभी तक यहाँ से 3-3 4-4 प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब ये परिवर्तन मिला है। तो प्रश्न बड़े कहाँ पर हैं? स्पोर्टिंग एरर आ गया। कॉमन एरर जो होता है वो एरर पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न कॉमन एरर के हैं। सेंटेंस कॉमन एरर के 4 प्रश्न हैं। वन वर्ड का 1 प्रश्न है, प्रीपोजिशन का 1 प्रश्न है, आर्टिकल पूछा है, इडियम फ्रेज 4 से 5 पूछे हैं, एंटोसिनो 2 पूछे हैं। तो इडियम फ्रेज और एंटोसिनोनिम्स वाली जो पीडीएफ है वो आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाना, उसमें आपका फंस जाएगा, उसी में से आ रहा है। ठीक है, हमने 2-3 आपको दिखाए भी थे, शुरुआत में हमने स्क्रीनशॉट भी लगाकर दिखाया था। तो जो 200 वाली पीडीएफ है ना, टॉप 200 प्रश्नों वाली, उसमें से आपको ये सारे नियम मिल जाएंगे। फिलर वाले प्रश्न भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको वहीं से एज इट इज मिल जाएंगे, क्योंकि हमने पुराने प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वही हमने अपने पूरे प्रैक्टिस सेट में कवर किए हैं, वही हमने मॉक टेस्ट में कवर किए हैं, वही टॉप 100 और टॉप 500 में दिए हैं, जहाँ जो है व्यापम लगातार पूछ रहा है। इसलिए से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है या फिर हमारे जो नोट्स हैं वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एप्टेक जो है प्रश्नों को कॉपी करके जो है पेस्ट करता है। पुराने मान लीजिए आबकारी वालों को इसमें पेस्ट कर देगा, पुलिस वालों को उसमें कर देगा, इस तरह से करता है। ठीक है, चलिए बाकी आपको दिखा देते हैं। आज जो प्रश्न भेजे हैं उन भाई ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई एक प्याज धीरे धीरे पकाते हैं तो क्या होता है, ये सारे प्रश्न जो है इकोनॉमी के प्रश्न थे। ये सब क्या नाम है, अयादी संधि से था। ठीक है, भविष्य काल से था, हेतु हेतु मध्य भूतकाल था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं वो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। एमपी पुलिस का रचना नामदेव को जानते होंगे, इनका सेकंड रैंक आया था। इन्होंने बताया सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, अपना स्कोर कार्ड भी इन्होंने शेयर किया था। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप भी स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हो, कह रहे हो सर मेरा फॉरेस्ट गार्ड में हो गया, सर मेरा डिप्टी जेलर में हो गया। ठीक है, इसलिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया वो तो कम से कम ले ही लो, है ना, क्योंकि आपके पास में तो 7 से 8 दिन का समय है। और जिनका एडमिट कार्ड आ गया है और उनके एग्जाम में अगर 2 से 3 दिन का भी समय है तो अभी भी वो नोट्स लेकर के अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यही है 7052547003। इसी पर व्हाट्सअप करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। और आपका एग्जाम हो तो इस नंबर पर आपको अपने क्वेश्चंस को जरूर भेजना है, जैसे आज इन भाई ने भेजे हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।